हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू किया है। हालांकि हम लोग का मकसद स्पोकन इंग्लिश से है और स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर और ट्रांसलेशन ये दोनों मजबूत करना है। तो हालांकि जो ट्रांसलेशन अभी हम लोग बना रहे हैं वो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी जब हम लोग किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करते हैं या तो वो अंग्रेजी से हिंदी में हो या हिंदी से अंग्रेजी में, तो आपको मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस ये सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसको पहचानते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस, क्योंकि कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो हम लोग अभी सिंपल सेंटेंस से बना रहे हैं, जैसे कि S + V + O, इस पर ही हम लोग बना रहे हैं। एक चीज़ हाँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ। क्या करें यह एक समस्या है, कहाँ जाएं यह विचाराधीन है, कब प्रस्थान करें यह तय नहीं है। इसको गौर से देखिएगा तो इसमें क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है। जनरली जिस वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड्स से यदि शुरू होते हैं तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, किंतु यहाँ पर क्या करें यह एक समस्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाक्य के अंत में मैंने पूर्ण विराम दिया है और जिस हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है वह साधारण वाक्य कहलाता है, इसलिए ये सभी साधारण वाक्य है। क्या करें यह एक समस्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। कहाँ जाएं यह विचाराधीन है, कब प्रस्थान करें यह तय नहीं है। तो इसको समझिए हिंदी स्ट्रक्चर से, पहले हिंदी को समझिए, हिंदी वाक्य को समझना है पहले। तो मैंने लिखा है शब्द समूह यानी प्रश्नवाचक शब्द, जैसे देखिए क्या करें, क्या करें यही है प्रश्नवाचक शब्द है आपका, क्योंकि क्या जो है वो प्रश्नवाचक वर्ड है। तो क्या करें ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये शब्द समूह है क्योंकि ये अकेला नहीं है। क्या करें, उसके बाद आता है यह, जो वाक्य का कर्ता होता है, यहाँ देखिए। और उसके बाद आती है संज्ञा प्लस सर्वनाम, जैसे समस्या, यहाँ पर देखिए जो समस्या है यही आपका क्या है, संज्ञा है। और लास्ट में आपका आता है या था, है या था भी होता है। मैंने बताया था कि सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकते हैं, किसी भी टाइम में हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो क्या करें यह एक समस्या है, क्या करें यह एक समस्या था, क्या करें यह एक समस्या होगा या हो सकता है। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस को यदि आप ठीक प्रकार से जानते हैं या जान लेते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करें यह एक समस्या है, फिर देखिए कहाँ जाएं, ये भी आपका शब्द समूह है। उसके बाद यह आया विचाराधीन है। उसी प्रकार से हिंदी में इस प्रकार का आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए तो यहाँ पर देखिए, फिर मैंने इंग्लिश का स्ट्रक्चर लिखा है कि पहले फ्रेज जो क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनेटिव से शुरू होती है। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, होम, हुज, ये सब क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि क्वेश्चन वर्ड क्या है तो आपको बताना है व्हाट, हु, होम, व्हाई, हुज, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हिच। तो क्वेश्चन वर्ड +2 प्लस वर्ब से फ्रेज बनता है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया फ्रेज का। क्वेश्चन वर्ड +2 प्लस वर्ब, ये आपका फ्रेज हो गया।
उसके बाद इसके साथ होता है इज या वाज, क्रिया आती है, फिर नाउन या एडजेक्टिव अंत में आता है इसका, जो आपने हिंदी में देखा अभी। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे क्या करें, ये फ्रेज है, यहाँ फ्रेज इस सब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, यदि आपसे पूछे इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है तो आप कहिएगा फ्रेज। तो फ्रेज एज सब्जेक्ट, यहाँ पर फ्रेज क्या है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो क्या करें, और अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब ही फ्रेज होता है। तो जहाँ भी आपको व्हाट के साथ इन्फिनिटिव मिले या वेयर के साथ इन्फिनिटिव, कहीं से आपको इन्फिनिटिव मिले, यानी टू प्लस वर्ब मिले, टू प्लस वर्ब मिले, तो वही आपका फ्रेज होता है, वही सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट टू डू, यही आपका फ्रेज देखिए, व्हाट के साथ टू और प्लस वर्ब डू आया है, यानी क्या करें, व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू ये क्या है, आपका फ्रेज है, और ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, व्हाट टू डू ही इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो व्हाट टू डू, और उसके बाद क्रिया, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज, क्रिया के रूप में इज या वाज आ सकता है यदि सेंटेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर इज आ गया है, और एक समस्या है, प्रॉब्लम। हालांकि इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे बार बार। तो हम हालांकि यहाँ पर हम लोग फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन में, यानी सब्जेक्ट रूप में क्या क्या हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, और क्या करें, यह एक समस्या है। इसको यदि एक याद कर लेते हैं तो इस पर कई सारे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। तो क्या करें, यह एक समस्या है, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी भी हैं, जैसे अनिश्चित का अनसर्टेन होता है, इसको याद कर लीजिए। तय नहीं है, नॉट डिसाइडेड। विचाराधीन है, इज अंडर कंसिडरेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट नोट में आइए, देखिए, देख सकते हैं हिंदी में ऐसे वाक्यों का कर्ता यह होता है, किंतु अंग्रेजी में यह के बदले इट या दिस का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों का सब्जेक्ट होता है फ्रेज। सही बात है, यानी अभी मैंने आपको बताया था व्हाट या व्हेन के साथ इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस वर्ब वन आए तो वो फ्रेज होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको बताना है व्हाट और व्हेन प्लस इन्फिनिटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ यदि इन्फिनिटिव आता है तो वो फ्रेज होता है। तो उम्मीद है कि आप आसानी से फ्रेज को सब्जेक्ट आप किसी भी सेंटेंस में ढूंढ लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो व्हाट या व्हेन प्लस इन्फिनिटिव जहाँ भी दिख जाए आपको, यानी व्हाट क्वेश्चन वर्ड के साथ इन्फिनिटिव, तो वो फ्रेज होता है, और वो फ्रेज सब्जेक्ट रूप में आता है सेंटेंस में। और दूसरा नोट है कि हिंदी में क्या, कब, कहाँ इत्यादि का अनुवाद होता है व्हाट, व्हेन या वेयर, और करूँ या करें इत्यादि क्रियाओं का अनुवाद होता है इन्फिनिटिव। अभी मैंने आपको बताया, यानी टू प्लस वर्ब वन। इसे एग्जांपल में देखिए, क्या करूं, तो क्या का हो गया व्हाट, और करूं का हो गया टू डू, क्योंकि इन्फिनिटिव है। तो व्हाट टू, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू। कब पढ़ें, व्हेन टू रीड, कब पढ़ें, व्हेन टू रीड। कहाँ ठहरें, वेयर टू स्टे, वेयर टू स्टे, कहाँ ठहरें, कब तक ठहरें, हाउ लॉन्ग टू स्टे। इसको इतना अभ्यास कर लीजिए कि ये फिर आप भूल ना पाएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। काम काम को सिखाता है, और अभ्यास सफलता की जननी है। तो आपको अभ्यास करना चाहिए, रटना नहीं है। अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कब तक ठहरें, हाउ लॉन्ग टू स्टे, इसको एकदम 100 बार, 200 बार, 300 बार बोलिए, अभ्यास कीजिए। आपका अपने आप ये अनायास आप मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर जाएंगे। तो कब तक ठहरें, तो इस प्रकार से आप खूब इसको पढ़ें, खूब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार अभ्यास करते रहें। और आगे देखते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे, जैसे तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मैं बता रहा था आपको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
क्या करें, यह एक समस्या है, कहाँ जाए विचाराधीन है, कब प्रस्थान करें तय नहीं है। तो यह जी, तो हिंदी में ऐसे वाक्यकर्ता यह होता है, मैं उसी का नोट दिखा रहा हूँ, किंतु अंग्रेजी में यह के बदले ईट या दिस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, क्या करें, यह एक समस्या है, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम। यहाँ दिस इज प्रॉब्लम या इट इज प्रॉब्लम मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी देखिएगा जैसे फ्रेज टाइप का आ गया तो इसमें यह आए तो उसका आप दिस या इट प्रयोग नहीं कीजिएगा। वही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाया है कि हिंदी में ऐसे वाक्यों का कर्ता यह होता है, किंतु अंग्रेजी में, हिंदी में होता है परंतु अंग्रेजी में इसका अनुवाद ईट या दिस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों का सब्जेक्ट होता है फ्रेज। ये आप सीधा समझ लीजिए कि यानी व्हाट के साथ यदि इंफिनिटिव होता है, फ्रेज आता है, और वो हिंदी यदि फ्रेजल है, क्या करें, कहाँ जाएं, इस प्रकार से आए, तो उसके साथ अंग्रेजी जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, जब अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो यह का अंग्रेजी ईट या दिस नहीं करना है। तो अंग्रेजी में के बदले इस, क्योंकि उस वाक्य में फ्रेज सब्जेक्ट होता है, यही कारण है कि वहाँ पर हम लोग यह का प्रयोग, यह का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं ईट या दिस। और दूसरा नोट में देखिए, हिंदी में क्या, कब, कहाँ इत्यादि तो मैंने अभी बताया आपको अनुवाद होता है, तो वाट, व्हेन, वेयर और करूँ का होता है टू डू, यानी क्रिया की इन्फिनिटिव समझिए इसको। इस प्रकार आगे बढ़िए। अब एग्जाम्पल देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। वह कब लौटेगा यह अनिश्चित है, पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है, वह क्यों उदास रहती है यह एक रहस्य है, वह क्या करता है यह मालूम नहीं है। मैंने 2-4 क्यों लिखा, क्योंकि इससे आप समझिए, वह कब लौटेगा यह अनिश्चित है, पृथ्वी गोल है सबको मालूम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। इसको आप आगे से समझिए कि हिंदी स्ट्रक्चर में क्या होगा। मैंने लिखा है कि उपवाक्य यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ, देखिए वह कब लौटेगा यह अनिश्चित है, वह कब लौटेगा यह अनिश्चित है, तो वही मैंने लिखा है उपवाक्य यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ है। देख लीजिए, वह कब लौटेगा, देखिए कब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, पृथ्वी गोल है सबको मालूम है, वह क्यों उदास रहती है, यहाँ पर देखिए वह क्यों उदास रहती है, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य के साथ है। वह क्या करता है, यहाँ भी देखिए आप प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो वही मैंने लिखा है कि उपवाक्य जो होगा वो प्रश्नवाचक शब्द के साथ रहेगा। उसके बाद यह आएगा, उसके बाद देखिए सब में यहाँ पर यह है, यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उपवाक्य प्रश्नवाचक शब्द के साथ यह आएगा, और यह हिंदी में कर्ता होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद अंत में क्रिया होती है, उसके बाद अंत में क्रिया रहती है, यानी अनिश्चित है, मालूम है, इस प्रकार से। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। और इंग्लिश स्ट्रक्चर में जैसे इसको नाउन क्लाउज एज सब्जेक्ट, ये जो देख रहे हैं उपवाक्य प्रश्नवाचक शब्द के साथ जो है, यानी यह के पहले, यहाँ वह कब लौटेगा यह अनिश्चित है, यानी यह के पहले देख लीजिए वह कब लौटेगा, यही है आपका प्रिंसिपल क्लाउज एज सब्जेक्ट। यहाँ पर क्लाउज सब्जेक्ट में आया है। यदि आपसे कोई पूछे यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, तो आपको बताना है क्लाउज, और वो नाउन क्लाउज सब्जेक्ट है। क्लाउज भी कई प्रकार के होते हैं, जब ग्रामर में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बढ़िया से आपको बताऊँगा कि क्लाउज के कितने भेद हैं। और एक्चुअली दिस चैप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजी व्याकरण में, क्लाउज चैप्टर है। हालांकि चैप्टर तो सारे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नाउन क्लाउज एज सब्जेक्ट, चूँकि आप जानते हैं कि वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा, पृथ्वी गोल है, वह क्यों उदास रहती है ना। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए नाउन क्लाउज एज सब्जेक्ट हमारे प्रयुक्त हुए हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर है वर्ब और अदर वर्ड्स। तो आप जाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल आप पढ़े ही हैं।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश का साधारण वाक्य में होता ही है। इम्पोर्टेंट कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्थान पर है आपका क्लाउड। यानी आपको सिर्फ कोई पूछे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में क्या है, तो नाउन क्लाउज ए सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर क्लाउज और नाउन क्लाउज ए सब्जेक्ट है। खैर नाउन क्लाउज क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे, क्लाउज ए सब्जेक्ट। तो नोट दीजिए, इस प्रकार के वाक्यों में यह का अनुवाद होता ही नहीं है। अभी मैंने बताया आपको, हिंदी में यह जरूर करते रहते हैं, उसका अंग्रेजी में यह का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार न करें। जैसे व्हेन ही विल रिटर्न इट दिस इज अनसर्टेन, या यहाँ भी देख सकते हैं व्हेन ही विल रिटर्न इट इज अनसर्टेन, इट या दिस का प्रयोग नहीं करेंगे इस प्रकार वाक्यों में जब क्लाउज रहेगा सब्जेक्ट में। और कैसे पकड़ेंगे ये क्लाउज है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के साथ, यहाँ पर आप प्रश्नवाचक शब्द के साथ यह के पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक शब्द के साथ यहाँ पर क्लाउज के रूप में, जैसे वह कब लौटेगा, वह क्यों उदास रहती है, वह क्या करता है, इस प्रकार से आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप आराम से पकड़ सकते हैं, यह के पहले क्या है, उपवाक्य, यानी उपवाक्य प्रश्नवाचक शब्द यानी क्लाउज है वो, और प्रश्नवाचक शब्द के साथ है। तो इस प्रकार के वाक्यों में यह का अनुवाद होता ही नहीं है, इसलिए ऐसे वाक्य अनुवाद इस प्रकार न करें। देख लीजिए, व्हेन ही विल रिटर्न इट और दिस इज अनसर्टन नहीं बना सकते हैं, ये सेंटेंस गलत है। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको। अब नोट 2 देखिए ठीक से, जब हिंदी के उपवाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब इत्यादि नहीं आए तो इनसे किसी तथ्य का बोध होता है, यानी फैक्ट का बोध होता है, किसी फैक्ट का बोध होता है। अतः ये दैट से आरंभ होते हैं। यद्यपि हिंदी में इस प्रकार के वाक्यों में की का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, वह गरीब है, यह सबको मालूम है। यहाँ पर पहले जो मैं आपको सेंटेंस बताया था, मैंने बताया था वहाँ पर क्या था, वह क्या करता है, वहाँ प्रश्नवाचक शब्द आता था। लेकिन इस वाक्य देखिए, वह गरीब है, यह सबको मालूम है। यानी जब हिंदी के ऊपर प्रश्नवाचक शब्द नहीं आए, यानी यह के पहले यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, नहीं आए तो इनसे किसी तथ्य का बोलते, तो आप समझिए वहाँ किसी फैक्ट के बारे में बोला जा रहा है। और यदि किसी फैक्ट के बारे में बोला जा रहा है तो ये हमेशा याद रखिएगा, वो दैट से आरंभ कीजिएगा सेंटेंस को, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर दैट से प्रारंभ कीजिएगा। यद्यपि हिंदी में इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद नहीं होता है। तो वह गरीब है, यह सबको मालूम है, दैट ही इज पुअर इज नोन टू ऑल। तो आप समझ गए होंगे इसे। फिर नोट 3 में है, ऐसे अंग्रेजी वाक्यों में नाउन क्लाउज एक सब्जेक्ट कार्य करता है। बहुत बढ़िया, आप देखें अभी ऊपर में। और इसके बाद प्रिंसिपल क्लाउज आता है। और ऐसे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऐसे वाक्यों पर प्रिंसिपल क्लाउज की बनावट होती है। और ऐसे वाक्यों का जो बनावट होती है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यानी इज वॉज प्लस नाउन और एडजेक्टिव, यानी इज वॉज रहेगा और नाउन एडजेक्टिव रहेगा। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए आप, व्हाट ही सेज इज राइट, व्हाट ही डज इज अ मिस्ट्री। इज अ मिस्ट्री, यानी इस क्रिया के यदि सब्जेक्ट भी तो क्या है, तो व्हाट ही सेज, यही इसका क्या है, सब्जेक्ट है। और इसमें पूछे तो व्हाट ही डज, यही क्या आपका सब्जेक्ट है।